तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का नया चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नया चैप्टर है ये, चैप्टर नंबर 6 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग कहते हैं ईएमआई। आप लोन लेते हो, ईएमआई पे करते हो, तो फिलहाल वो वाला ईएमआई नहीं है, ये ईएमआई दूसरा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ने से पहले एक चीज हम लोग जानेंगे जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसी का दूसरा चचेरा भाई है मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी हम लोग फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इस चैप्टर में सिक्स्थ चैप्टर में आकर के हमें मिला है मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? जस्ट लाइक अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स भी उसी तरीके से होता है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आया रहा होगा तो आप मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत आसानी से समझ जाएंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आप रिकॉल करें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमें क्या पढ़ा था, क्या बताया गया था, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हमने बताया था कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सरफेस रख दिया जाए, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सरफेस रख दिया जाए, तो उस सरफेस से परपेंडिकुलरली पास करने वाली जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस which is placed in a magnetic field perpendicularly passes through a surface which is placed in a electric field is called electric flux। तो सेम लाइक उसी तरीके से अगर आप देखें मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, तो अगर किसी सरफेस को, किसी क्लोज्ड सरफेस को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उस सरफेस से क्या पास होने लगेंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होने लगेंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं हम प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से पास कर रही हैं, अगर वो सरफेस कहां रखा गया है? मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए किसी क्लोज्ड सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी पास करती हैं वो कहलाती हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। बहुत आसान सा टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हमारी बात हो गई कि ये है मैग्नेटिक फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या पुट कर दिया? मान लीजिए सरफेस पुट कर दिया, तो इस सरफेस से कितनी लाइंस पास कर रही है बेटा? कितनी लाइंस पास कर रही है सर? 4 लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा सर? 4 होगा। जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी उतना ही फ्लक्स होता है। तो कुल मिलाकर के मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में कोई क्लोज्ड सरफेस रखा होगा, उससे जितनी लाइंस पास करेंगी, मैग्नेटिक लाइंस पास करेंगी, वो उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाती है। इट इज डिनोटेड बाय phi b। जैसे वहां पर phi e से डिनोट करते थे, यहां पर phi b से डिनोट करेंगे। तो आपने ये देखा कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो दो चीजों पर डिपेंड कर सकता है। एक तो मैग्नेटिक फील्ड पर, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा जाएंगी, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हमने देखा कि मैग्नेटिक फ्लक्स दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला चीज तो किस पर डिपेंड करेगा? मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करेगा। और दूसरा किस पर डिपेंड करेगा? हाँ, दूसरी चीज किस पर डिपेंड करता है? एरिया पर डिपेंड करता है। किसके एरिया पर? जो सरफेस हमने रखा है उस सरफेस के एरिया पर डिपेंड करता है। यानी किस पर डिपेंड किया? दो चीजों पर डिपेंड कर गया। पहली चीज क्या हो गई? मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी चीज क्या हो गई? एरिया। अब तीसरा चीज एक और है जिस पर ये डिपेंड करता है मैग्नेटिक फ्लक्स। तीसरी चीज डिपेंड करती है एंगल पर। यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये जो सरफेस है, ये मैग्नेटिक फील्ड से कितने डिग्री एंगल पर रखा गया है। एंगल पर रखने से क्या फायदा? किस प्रकार से आप कह सकते हैं सर कि ये एंगल पर डिपेंड कर रहा है? तो देखिए बहुत छोटा सा एग्जांपल, ये है हमारे पास एक प्लेन सरफेस, मान लीजिए ये सरफेस है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मेरी उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस समझिए। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चल रही थी, ऐसे देखो, यहां पर देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे गई, 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही है। अगर मैं मैग्नेटिक इस सरफेस के एंगल को चेंज कर दूं, अब मैंने ये एंगल कर दिया,
तो क्या ये वाली जो टॉप वाली लाइन होगी ये स्ट्रेट जाकर के इससे पास करेगी? देखो पास नहीं कर रही है। यानी किस पर डिपेंड कर रहा है? तीन चीजों पर डिपेंड करता है। पहली चीज किस पर डिपेंड करता है? फील्ड पर, दूसरी चीज एरिया पर, और तीसरा एंगल बिटवीन सरफेस एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर फॉर्मूला बनता है BA cos थीटा, where थीटा इज द एंगल बिटवीन B एंड A। तो फाई B हम लिख सकते हैं B डॉट A, B डॉट A लिख सकते हैं, क्योंकि A डॉट B इज इक्वल टू, आपने वेक्टर पढ़ा हुआ है, A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा होता है। तो BA cos थीटा को हम B डॉट A आसानी से लिख सकते हैं अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम सिर्फ नंबर की बात करते हैं, डायरेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं है। और साथ ही साथ हमें दिख रहा है कि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लग रहा है, अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट लगा होता तो यहाँ पर कौन सा होता? वेक्टर क्वांटिटी होती है, बट डॉट प्रोडक्ट है इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। एंड व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? SI यूनिट क्या होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की? SI यूनिट होती है बेटा वेबर। क्या होती है? वेबर, WEBER, वेबर इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इट इज डिनोटेड बाय WB। इट इज योर SI यूनिट, या फिर आप कह सकते हो यूनिट इन MKS सिस्टम। ये MKS सिस्टम में यूनिट होती है। तो सर CGS सिस्टम में क्या यूनिट होती होगी? CGS सिस्टम में क्या यूनिट होती होगी? मैग्नेटिक फ्लक्स की CGS यूनिट में, CGS में क्या यूनिट होती होगी? CGS सिस्टम में क्या यूनिट होती होगी? तो CGS सिस्टम में यूनिट होती है मैक्सवेल। CGS सिस्टम में यूनिट होती है मैक्सवेल। तो 1 वेबर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल होता है। 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल होता है। ये ग्लेन मैक्सवेल नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर नहीं है, ठीक है? ये मैक्सवेल है, वैज्ञानिक थे। क्लियर है? समझ में आया? हाँ बोलते रहो बोलते रहो। देखो अब कंडीशन यहां पर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा बट मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो नहीं होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। यहां पर चार्ज से मतलब नहीं है, यहां पर हम गॉस थ्योरम नहीं पढ़ रहे हैं। गॉस थ्योरम में यह अप्लाई होता है। गॉस थ्योरम में था कि इनक्लोज्ड बाय अ चार्ज, वहां पर क्या था, जो फ्लक्स की वैल्यू होती है, ये जो फ्लक्स की वैल्यू होती है फाई ई, वो किस पर डिपेंड करती थी? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती थी, है ना? तो वहां पर क्लोज सरफेस से चार्ज का घिरना जरूरी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, बट यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक चीज और हम पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। एक खूबी है इस मैग्नेटिक फ्लक्स की, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे जब हम मैक्सवेल का इक्वेशन पढ़ेंगे। ये जो मैक्सवेल हैं, इन्होंने कुछ इक्वेशन दिए हुए थे, 4 इक्वेशन इन्होंने दिए हैं। इन्होंने इन 4 इक्वेशन से पूरी इलेक्ट्रिसिटी को, यानी सिर्फ 4 इक्वेशन देकर के पूरी इलेक्ट्रिसिटी को समेट के रख दिया था। पूरी इलेक्ट्रिसिटी, पूरी मैग्नेटिज्म सिर्फ 4 इक्वेशन से सॉल्व कर डाली थी इन्होंने। सोचो सारे डेरिवेशन, जितने वैज्ञानिक लगे हुए हैं सारे डेरिवेशन सॉल्व करने में, एक मैक्सवेल इंसान आता है और ये सिर्फ 4 डेरिवेशन, 4 इक्वेशन बनाता है, 4 इक्वेशन से सारे डेरिवेशन कर डालता है। इन्होंने क्या कर दिया? फिजिक्स का यूनिफिकेशन कर दिया, बड़ी सी फिजिक्स को एक छोटे से फॉर्म में कन्वर्ट करके रख दिया। जो हमारे एक अभी लेट स्टीफन फ्लेमिंग, अभी 2015 में उनकी डेथ हुई, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही काम किया। उनका काम तो ये था, उन्होंने तो कुछ ऐसा करना चाहा, हालांकि वो पॉसिबल नहीं हो पाया, अभी तक पूरा सक्सेस नहीं हो पाया पूरी तरीके से, बट तब भी वो 60% अपना काम करके चले गए। उन्होंने क्या किया? पूरी फिजिक्स सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ही नहीं,
दुनिया की जितनी भी फिजिक्स है वो सारी फिजिक्स सिर्फ और सिर्फ एक लॉ से प्रूव कर रहे थे। पूरी फिजिक्स को सिर्फ एक लॉ से। सोचो अगर हमें सारी फिजिक्स ना पढ़ के सिर्फ एक लॉ समझना हो, पूरी जिंदगी हम सिर्फ एक लॉ समझें तो हम एक लॉ से पूरी फिजिक्स समझ जाएंगे। वो लॉ वो ड्राइव कर रहे थे, बना रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली ही इज डाइड नाउ। उनका नाम था स्टीफन फ्लेमिंग। वो लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। काफी हद तक वो उसको मॉडिफाई कर रहे थे। अभी तक जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो पुराना लॉ चलता चला आ रहा है, वो उसको कुछ मॉडिफाई कर रहे थे। मॉडिफाई करने के बाद वो पूरी फिजिक्स को सिर्फ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से समझाने की कोशिश कर रहे थे। काफी हद तक वो 60% पॉसिबल भी है। काफी लॉ जो टफ हो रहे थे, जो समझने में दिक्कतें पैदा हो रही थी, उन लॉ को उन्होंने उन लॉज को बहुत इजी वे में समझा दिया, बस जस्ट रिलेटेड टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बट कुछ लॉ ऐसे थे जहां पर वो फ्लॉप हो रहे थे। वो रिसर्च कर ही रहे थे, लेकिन ईश्वर नहीं चाहता था कि ऐसा हो पाए, बच्चे खुश रह पाए। बिल्कुल साइंटिस्ट लगे हुए हैं, जाहिर सी बात है। देखो बेटा, फिजिक्स में ना, फिजिक्स दो लॉ को फॉलो करती है। मैंने शायद 11th क्लास में ये अगर इंट्रोडक्शन दिया रहा होगा तो मेरे ख्याल से, मुझे लगता है मैंने बताया होगा। फिजिक्स सिर्फ और सिर्फ दो लॉ को फॉलो करता है। एक तो यूनिफिकेशन लॉ, यानी फिजिक्स चाहता है कि सारे लॉ जो 10 लॉ हम पढ़ रहे हैं, 10 लॉ को ना पढ़ के सिर्फ हम एक लॉ पढ़ें, यानी वो यूनिफाई करना चाहता है। और साथ ही साथ वो डिस्ट्रीब्यूट भी करना चाहता है। यानी फिजिक्स का काम दो है, एक तो डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी क्वेश्चन को पार्ट वाइज डिवाइड करना, क्वेश्चन को पार्ट वाइज डिवाइड करना है, बट लॉस को यूनिफाई करना है। उसका काम है, फिजिक्स का काम है। जो बड़े बड़े वैज्ञानिक लगे हुए हैं, जो साइंटिस्ट लगे होते हैं, जो पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं, वो करते क्या है? कुछ नया कुछ थोड़ी ना करते हैं। वही पुराने लॉ को एक ऐसा ढांचा बनाना चाहते हैं, ऐसा वे में लाना चाहते हैं कि वो बड़े से बड़े लॉ को हम आसानी वे में समझ सकें। जो लॉ हम पहले से जानते हैं, कोई नया नियम ना बनाना पड़े हमें। वो ये चाहते हैं कि कोई नया नियम ना बनाना पड़े, हम जो पुराने लॉ जानते हैं उन्हीं के बेसिस पर हम उसको समझ जाएं। ऐसा कुछ चाहने करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अभी फिलहाल परसों नोबेल पुरस्कार दिया गया 3 वैज्ञानिकों को फिजिक्स में। पता चला आप लोगों को? पेपर पढ़ा करो। फिजिक्स में 4 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आज केमिस्ट्री के 4 या 5 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, जिनका नाम घोषित आज किया जाएगा शाम को। यूनेस्को यूएसए में हो रहा है इसका। लेकिन 4 जो फिजिक्स के मिले हैं, उन्होंने किया क्या है? 3 जिनको मिला हुआ है, उनको किया क्या है? उन्होंने ब्लैक होल की खोज की है, जो आइंस्टीन ने सोचा भी नहीं था। यानी आइंस्टीन का कहना था कि ब्लैक होल नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो जो वैज्ञानिक खोज रखे हैं, इंडिया के नहीं है बेटा, एक फ्रांस के हैं और 2 ब्रिटेन के हैं। एक फ्रांस के हैं और 2 ब्रिटेन के हैं। जो ब्रिटेन की है उसमें से एक महिला है और एक पुरुष है। जो महिला है वो फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली चौथी महिला है। इंफॉर्मेशन रखा करो, कम से कम जो पढ़ रहे हो सब्जेक्ट, उसके बारे में तो इंफॉर्मेशन रखो। कुछ नहीं रखोगे तुम लोग, बगाइती करोगे बस। चलो पूछेंगे फिर। ये समझ में आया? पता नहीं मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा रहे थे, कहां कहां पहुंचा दिए तुम लोग। यूनिफिकेशन लॉ में पहुंचा दिए, स्टीफन फ्लेमिंग को बुला लिए। ये तो एक्स्ट्रा थी ना, फालतू की थी, जो किसी मतलब की नहीं है। मतलब जानकारी रखा करो, बात अच्छी है। समस्या ये है कि मैं उन वैज्ञानिक का नाम नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे नाम याद नहीं रहते। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अब यहाँ से टॉपिक आता है। अभी तक जो हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझने से पहले आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में समझना जरूरी था। अगर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ लिया तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको समझ में बड़ी आसानी से आ जाएगा। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या होता है? तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था माइकल फेराडे। वैज्ञानिक थे जिनका नाम था माइकल फेराडे। वो एक एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट क्या किए? वो
फालतू बैठे थे, लक बाय चांस वो एक्सपेरिमेंट हो गया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंट्रोड्यूस हो गई। पहले नहीं था ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उनका कोई इंटेंशन नहीं था ये एक्सपेरिमेंट करने का, एक्सपेरिमेंट कुछ और कर रहे थे, रिजल्ट कुछ और निकल करके आ गया, बस फर्क इतना ही है। लक बाय चांस कह सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं ये कोई इंटेंशन नहीं था उनका, ये लक बाय चांस हुआ। क्या कर रहे थे, उन्होंने एक कॉइल लिया था, एक कॉइल लिया और एक कॉइल को उन्होंने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। एक कॉइल लिया उन्होंने, कॉइल को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर रखे थे। एक कॉइल ऐसे ले रखी थी, वायर की एक कॉइल थी, उसको उन्होंने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर रखा था, उन्होंने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर रखा था। तो वो क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी को अल्टरनेटिंग करंट में ट्रांसफर करने की, यानी वो काम कर रहे थे, डीसी करंट पहले होती थी, डीसी करंट को अल्टरनेटिंग करंट में ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे थे, जो पहले से ही कर चुके थे थॉमस निकोला नाम के वैज्ञानिक थे जो पहले से ही अल्टरनेटिंग करंट बना चुके थे। बट उस समय अल्टरनेटिंग करंट के बहुत सारे ड्रॉबैक्स सामने आ रहे थे, जिस वजह से फैराडे भी इसी एक्सपेरिमेंट पर लगे हुए थे। तो उन्होंने कुछ ऐसी सेटअप किया हुआ था, एक कॉइल रखा, एक गैल्वेनोमीटर रखा, उन्होंने एक मैग्नेट ले रखा था, काफी बड़ा मैग्नेट था वो मैग्नेट को कंटिन्यूअसली ऐसे ही बैठे थे, सोच रहे थे, पता नहीं क्या सोच रहे थे, मूव करना स्टार्ट किया उन्होंने। और मैग्नेट को जब वो मूव करने लगे तो उन्होंने अचानक से देखा कि जब हम मैग्नेट को मूव कर रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी गैल्वेनोमीटर में सिग्नल आने लगा। तो उनके माइंड में गया कि ऐसा क्या हुआ कि अगर मैं मैग्नेट को मूव कर रहा हूं, मैग्नेट को मूव करना बंद कर देते हैं। जैसे ही मैग्नेट को मूव करना बंद किया उन्होंने, यहां पर गैल्वेनोमीटर में फिर से जीरो डिफ्लेक्शन शो कर गया, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो हो गया। लेकिन फिर उन्होंने मैग्नेट को मूव कराना स्टार्ट किया, फिर से डिफ्लेक्शन जीरो से बढ़ करके 1, 2 या 3 होने लगा। माइंड उनका खराब, ये क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब यहां पर करंट की प्रेजेंस है। अगर मैं मैग्नेट को मूव कर रहा हूं, फैराडे का प्रश्न उठा कि अगर मैं मैग्नेट को मूव कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है इस सर्किट में क्या फ्लो होने लगी, करंट फ्लो होने लगी। अगर सर्किट में करंट ना होती तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब इस सर्किट में करंट फ्लो हो रही है। और करंट तभी फ्लो हो सकती है जब इसके सर्किट के एंड्स के बीच में क्या जनरेट हो जाए, एक ईएमएफ जनरेट हो जाए, एक ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, रिसर्च किया, उसके बाद इसका कारण समझने की कोशिश की। तब उन्होंने कहा कि अगर किसी कॉइल से लिंक्ड, किसी कॉइल से बंधा, किसी कॉइल से जुड़ा हुआ, लिंक्ड, किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होता रहता है समय के साथ, तो उस कॉइल में एक ईएमएफ जनरेट होती है, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। उस ईएमएफ को उन्होंने नाम दिया इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्यों दिया नाम इंड्यूस्ड ईएमएफ? क्योंकि इंड्यूस का मतलब होता है जब आप किसी को, किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी दूसरे सब्सटेंस को प्रभावित कर दें बिना उसको छुए। तो जैसे हम मैग्नेट की बात कर रहे थे, एक मैग्नेट यहां पर रखा हुआ था, एक नॉर्थ पोल, इसका साउथ पोल, मैग्नेट को आसपास मूव कराया गया है, मैग्नेट को इस कॉइल के साथ टच नहीं कराया गया। बिना टच किए कॉइल में एक ईएमएफ जनरेट हो गई, इसीलिए उस ईएमएफ को कहा गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। बिना इसको टच किए, अगर हम किसी को बिना टच किए उसको इंड्यूस कर दें, उसको कुछ प्रेरणा दे दें, उसमें कुछ इफेक्ट ला दें, तो वो कहलाएगा इंड्यूस करना। आपने उसको इंड्यूस कर दिया। तो अगर हम इस मैग्नेट की वजह से इस कॉइल में करंट आ रही है बिना टच किए, तो उसको कहा गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। और अगर सर्किट क्लोज्ड होती है तो उस सर्किट में एक करंट फ्लो होती है जिसको कहा गया इंड्यूस्ड करंट। और इस तरीके से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस की जाती है, इस फिनोमिना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द फिनोमिना by which electric current is produced या induced EMF is produced without by changing magnetic flux with time linked with a coil। किसी सर्किट से, किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स जब जब चेंज होता रहेगा समय के साथ,
अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, चाहे वो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रही हो चाहे मैग्नेटिक फ्लक्स घट रही हो, मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि उसका किस रेट से वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है। घटना या बढ़ना डजंट मैटर, मैटर क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में किस रेट से चेंज हो रहा है। जितनी ज्यादा रेट से चेंज होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ उतनी ज्यादा जनरेट होगी, जितनी कम रेट से चेंज होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ उतना कम जनरेट होगी। तो मेरे ख्याल से फैराडे के एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपने ये जान लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। समझ में आया? मैं कुछ ज्यादा नहीं चिल्लाने लगा हूं, थक भी जाता हूं ना मैं, बुढ़ापा आ गया। ठीक है, समझ में आ गया ये? तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे फैराडे के एक्सपेरिमेंट। उन्होंने सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट पे नहीं रुके, वो उन्होंने कुछ और एक्सपेरिमेंट भी किए हुए हैं, कुछ और रिजल्ट भी निकाल करके रखे हैं। वो क्या रिजल्ट है, वो क्या एक्सपेरिमेंट है, कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फैराडे के कुछ नियम भी हैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड, वो लॉ भी हम कल पढ़ेंगे। ठीक है?